जिस दौर में सरकार और स्कूलों को मिल करके फीस घटानी थी, उस दौर में सरकार और स्कूलों ने सिलेबस घटा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं बोलतंत्र। बात देश की शिक्षा व्यवस्था की जब भी होती है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस कट किया है, ये कहकर कि छात्रों के ऊपर से जो दबाव है वो हटाया जाएगा ताकि इस स्थिति में वो आराम से पढ़ सकें। लेकिन ऐसा कौन सा दबाव था ये सीबीएसई नहीं बता पाई है। वो मानसिक दबाव था या उस कारण छात्र पढ़ नहीं पा रहे थे, फेल होने का डर था, क्या समस्या थी ये नहीं बताया गया है। फिलहाल सीबीएसई ने अपने सिलेबस से जो चीज़ें हटाई हैं वो थोड़ा परेशान करती हैं। एक नागरिक बनने की प्रक्रिया होती है। किसी आदमी को जब 18 साल में वोटर कार्ड दिया जाता है और उसे मतदान योग्य समझा जाता है तो उसके पीछे की एक वजह होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 साल एक उम्र ही वजह है। ऐसा माना जाता है कि 18 साल तक जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो एक ऐसी मानसिक समझ विकसित करते हैं जिससे लोग लोकतंत्र में चुनने का अधिकार तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसकी समझदारी भी विकसित हो जाती है। असल में सीबीएसई ने नागरिकता अधिकार, संविधान में मिलने वाले मौलिक अधिकार, संविधान के आधार पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद। अब देखिए कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है और उसी की सरकार में बच्चों के सिलेबस से राष्ट्रवाद हटा दिया जाता है। मतलब राष्ट्रवाद की क्लास अब सिर्फ बीजेपी लगाएगी, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे जो तमाम सुधारवादी आंदोलन हुए हैं वो हटा दिए गए। इसके साथ साथ कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है ये पढ़ाने वाला सब्जेक्ट हटा दिया गया। नागरिकों के अधिकार हटा दिए गए, नागरिक के उत्तरदायित्व हटा दिए गए। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट अगर नागरिक होने के अधिकार नहीं पढ़ता है तो फिर उसको पॉलिटिकल साइंस भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि राजनीति अगर सिर्फ आपको नेताओं के अधिकार सिखाती रहेगी तो आप भेड़ चाल में शामिल हो जाएंगे और भेड़ चाल में मुखिया सिर्फ आगे वाली भेड़ ही होती है। सवाल ये है कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि सीबीएसई को इन तमाम चीज़ों को हटाने की मुहिम शुरू करनी पड़ी। क्या कोई सरकारी दबाव था या कोई और स्थिति पनप रही थी? क्या नेता चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें हटा दी जाएं? अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं उसे बड़े गौर से सुनिए। बीजेपी ने डीमोनेटाइजेशन किया और देश के तमाम बीजेपी के नेता और मंत्री इसे अपनी उपलब्धि में गिनते हैं, लेकिन सिलेबस में से डीमोनेटाइजेशन हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक गलत फैसला था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साबित हो चुका है। बीजेपी नहीं चाहती है कि आने वाले लोग संविधान के आधार पर उनके अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और डीमोनेटाइजेशन जैसे गलत कदमों के बारे में पढ़ें और सरकार से सवाल कर सकें। आप सोचिए कि नागरिक होने के नाते अगर आपने अपने अधिकार ही नहीं पढ़े तो आप पुलिस और सरकार से डरेंगे, ना कि उनसे बात करना चाहेंगे। ये एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जहां आपकी मानसिक समझ से खेला जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस समय जब सिलेबस कम किया गया है, फीस कम करने पे विचार करना चाहिए था? देश के तमाम प्राइवेट स्कूल बंद हैं पिछले 4-5 महीने से, लेकिन फीस का दबाव छात्रों और अध्यापकों पर बराबर बनाया जा रहा है। हर शहर में डीएम के साथ प्रबंधकों की मीटिंग होती है और ये तय कर दिया जाता है कि 10 जुलाई तक फीस जमा करनी है, जबकि फीस जमा करनी अभिभावकों को है और उनके साथ मीटिंग नहीं की जाती है। व्हाट्सएप पर ये मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि अगर आपने 10 जुलाई तक फीस नहीं जमा की तो एग्जाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम कैसे होने हैं इसकी प्लानिंग नहीं हो पाई है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। आप एक सीधा ग्राफ देखिए कि बच्चों से पूरी फीस क्यों न ली जाए। बार बार मैं ये सवाल खड़ा करता रहा हूं अपनी फेसबुक पोस्ट पर भी और बोलतंत्र से भी कि इन 6 महीनों में किसी भी बच्चे से पूरी इंस्टीट्यूशन फीस क्यों ना स्कूल लें। स्कूल की इमारतें और बिल्डिंगें बंद हैं, बिजली का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा और इसके अलावा तमाम वो खर्चे जो स्कूल में लगते थे वो नहीं हो रहे हैं। मसलन सफाई कर्मी की सैलरी स्कूल नहीं दे रहा है, उनके ड्राइवरों को सैलरी स्कूल नहीं दे रहा है, स्कूल की बसों तक का किराया लेकिन बच्चों से एडवांस में जमा करा लिया गया है। आप सोचिए कि स्कूल में जब लागत खर्च ही नहीं हो रही है तो फिर पूरी फीस क्यों वसूली जा रही है? फिर एक तर्क दिया जा रहा है कि जो टीचर हैं उनको भी तो सैलरी दी जाए। मामला एकदम जायज़ है, क्योंकि टीचर के बच्चे भी किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, उनका भी परिवार है। लेकिन कहना ये है कि किसी भी विद्यालय में जितने टीचर हैं और जितनी उनकी सैलरी है उसका 2 गुना किया जाए और उस अमाउंट में से स्कूल की जो संख्या है बच्चों की उसमें डिवाइड कर दिया जाए,
तो हर टीचर को उसकी दोगुनी सैलरी भी मिल जाएगी और बच्चों की जेब से जो फीस जाएगी वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। ये मामला एकदम सीधा सीधा है कि टीचरों की पूरी फीस को पूरे स्कूल के बच्चों में डिवाइड करके तब तक फीस ली जाए जब तक कि लॉकडाउन ना खुले और हालात बेहतर ना हो। अब ऑनलाइन एजुकेशन से नुकसान क्या सामने आ रहे हैं? स्कूल खुलता था, बच्चे स्कूल जाते थे, 8 पीरियड लगते थे, हर सब्जेक्ट की अलग क्लास होती थी, बच्चों को काम दिया जाता था, पढ़ाया जाता था, काम चेक किया जाता था। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर आ रहे हैं, 10 से 15 मिनट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और चले जा रहे हैं। बच्चों के डाउट्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जिन बच्चों का इंटरनेट कनेक्शन खराब है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। देश में 4G तो आ गया है, लेकिन आपको भी पता है कि इंटरनेट व्यवस्था किन शहरों तक ही बेहतरी तक सीमित है। जिन घरों में 1 मोबाइल फ़ोन है और बच्चे 3 हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? आप सोचिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए व्यवस्था तो बनाई गई, लेकिन इसका कोई सर्वे नहीं किया गया कि स्कूल में ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट स्पीड है या नहीं है। कम से कम विद्यालय को इतनी कोशिश करनी चाहिए थी कि हर क्लास टीचर से ये एक बार पता करना चाहिए था फ़ोन करके कि उसकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके पास इंटरनेट सुविधा और मोबाइल फ़ोन सुविधा किस हद तक उपलब्ध है। किसी घर में एक ही मोबाइल फ़ोन है जो पिताजी लेकर के चले जाते हैं, घर में दूसरा छोटा फ़ोन है, तो बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? लैपटॉप भी है लेकिन इंटरनेट सुविधा नहीं है। 1 GB डेटा मिलता है और दिन में 2 ऑनलाइन क्लास अटेंड करने पर वो डेटा खत्म हो जाएगा, तो दूसरा बच्चा कैसे पढ़ेगा? ऐसे में जब शिक्षकों को फीस देने का पैसा स्कूल के पास नहीं है तो वो कैसे सोच सकते हैं कि जिन अभिभावकों की नौकरी 6 महीने से, माफ़ कीजिएगा, 6 महीने से चली गई है, उनके पास पर्याप्त फीस देने का पैसा होगा? सब अपने अपने हिस्से की समझदारी दिखा रहे हैं, कोई मिलजुल के प्रयास नहीं करना चाहता है। सवाल मैं ये इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि देश में प्राइवेट स्कूलों की जो बंदरबाट है वो काफ़ी हद तक आपके ऊपर हावी है। अगर आप ये सब सवाल उठाते हैं तो वो आपसे सीधा कहते हैं कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, कहीं और पढ़ा लीजिए, हमने तो आपसे नहीं कहा कि हमारे यहाँ पढ़ाइए। ये प्राइवेटाइजेशन के नुकसान हैं। मैं कुछ दिन पहले जब आपसे प्राइवेटाइजेशन पे बात कर रहा था तो मैं आपको यही समझा रहा था कि अगर रेलवे भी प्राइवेट हाथों में जाएगी और आप कहेंगे कि किराया ज़्यादा है, तो रेलवे के अधिकारी कहेंगे हमने तो आपसे नहीं कहा रेलवे में बैठिए, आप पैदल महाराष्ट्र चले जाइए। इस स्थिति को समझिए कि प्राइवेट स्कूलों का आतंक अगर ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो आज आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, कल आप बोल भी नहीं पाएंगे। कुछ प्राइवेट स्कूल जिनकी फ़ीस 10,000 से 12,000 रुपये भी महीना तक है, वो भी पूरे 6 महीने की फ़ीस की मांग कर रहे हैं। आप सोचिए कि हर माँ बाप ये कोशिश करता है कि अपने बच्चे को शहर के सबसे बेहतर स्कूल में पढ़ा सके और उसकी फ़ीस का खर्चा वो अपनी हैसियत से ज़्यादा देने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में जब फीस नहीं दी जा पा रही है और पूरी फीस वसूली जाएगी तो घर की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा? माँ बाप किस तरीके के मानसिक तनाव से जूझेंगे? अगर इस वजह से बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा? क्या ये एक बार भी जानने की कोशिश की गई कि स्कूल में पढ़ने वाले 3 से 4 हज़ार बच्चों का आर्थिक पैमाना क्या है? उनके माँ बाप क्या काम करते हैं? क्या वो फीस देने की स्थिति में हैं? स्कूल फीस ले पूरी या ना ले, लेकिन उसे ये एक सर्वे करके रिपोर्ट जरूर बनानी चाहिए थी ताकि वो सरकार के पास भेजी जा सके। लेकिन स्कूलों ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। स्कूलों ने शहर के डीएम के साथ मीटिंग की और एक तारीख तय की जब आपको पूरी फीस दे देनी पड़ेगी। ये वो दौर है जब आपको सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों का गिराबान पकड़ना पड़ेगा। और ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये गुंडई बढ़ रही है। शिक्षा कभी भी व्यापार का अवसर नहीं रहा था। व्यापार और शिक्षा 2 अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन अब इन्हें आपस में मिला दिया गया है। स्कूल के नाम पर बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं जहाँ पर 4 गुनी 5 गुनी हैसियत से ज़्यादा फीस वसूली जा रही है। जब आप मांग करते हैं तो आपके बच्चे को निकालने की बात कह दी जाती है। आप भी अकेले होकर के चुप हो जाते हैं, अगले महीने पूरी फीस फिर जमा कर देते हैं। इस गुंडई से बचने का एक ही तरीका है कि सरकार से इस बात के लिए मांग कीजिए। और हम ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जब तक स्कूल ओपन नहीं होते तब तक पूरी फीस नहीं दी जाएगी। तो नो स्कूल ओपन नो फुल फी, इस बात को समझिए। इस हैशटैग को नो फुल फी से ट्वीट कीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि कम से कम इस दौर में जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, आप अगर 5 किलो चावल और 1 किलो चना दे सकते हैं तो आप समझिए
कि जो आदमी रोटी चना और चावल खरीदने की स्थिति में नहीं है वो स्कूल की फीस कैसे देगा। देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो खरीद नहीं पाएंगे। तो देश के 80 करोड़ लोग जब अनाज नहीं खरीद सकते हैं तो फीस कैसे भरेंगे। मुझे लगता है जो लोग सत्ता और यूजीसी में बैठे हैं उनकी मानसिक समझदारी या तो बहुत कमज़ोर हो गई है या उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। हो भी सकता है क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं। तो आप इन सभी चीज़ों को समझिए कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से ही दोयम दर्जे की रही है और उसका कारण ये रहा है कि शिक्षा को बाजार के तौर पर पेश किया गया है। अगर आप आज नहीं बोलेंगे, कोरोना ने आपको एक मौका दिया है प्राइवेट स्कूलों की गुंडई को कम करने का और सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़ा करने का। आप अगर आज भी नहीं बोले तो आप ये मान के चलिए कि शिक्षा पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चली जाएगी और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको फीस के साथ गिड़गिड़ाना भी पड़ेगा। बोलतंत्र की और अपडेट्स को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सभी ताज़ा तरीन अपडेट्स पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और आखिरी में जाते जाते बस एक बात सुन के जाइए कि शिक्षा से समाज का विकास होता है, सरकार का नहीं। आप समाज हैं, अपने विकास के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, सरकार लड़ने नहीं आएगी। धन्यवाद।